तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। आपको ध्यान हो हम लोगों ने इसका स्टेटमेंट पहले भी पढ़ा था। क्या बोला था अपन ने कि इफ़ द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर लाइक लेंथ like area of cross section and temperature are remains constant. Now that time current flowing in a conductor is directly proportional to potential difference applied across the end of conductor. That means current I is directly proportional to potential difference V. If we remove this proportional sign, then constant will be required, and here requiring constant is R, which is known as resistance of conductor. तो बच्चों आपको ध्यान हो अपन ने क्या बोला था कि अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन दैट मीन्स उसके लेंथ, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसके टेम्परेचर में हम कोई चेंज नहीं करें तो उस कंडीशन में उस सर्किट के अंदर या उस कंडक्टर के अंदर बच्चों जो करंट फ्लो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब बात करें तो क्या होगा कि करंट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। बच्चों हम लोग प्रोपोर्शनल साइन हटाते क्या लगाना पड़ता है अपने को कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की जहां तक बात करें बच्चों क्या कहलाता है ये हमारा रेजिस्टेंस। व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस? तो आप लोगों को हमने बताया था द ऑब्स्टिकल ऑफर्ड बाय द कंडक्टर फॉर द फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो ये कंडक्टर इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पाथ में जो ऑब्स्टेकल ऑफर्ड करता है बच्चों उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस। एक चीज और आपको बताई थी फिर हम क्लियर करें। If we plot a graph in between voltage and the current, then we get a straight line. तो बच्चों आपको ध्यान हो अपन ने बताया था कि अगर अपन वोल्टेज और करंट के बीच में क्या करें, हम ग्राफ प्लॉट करें, वोल्टेज को x एक्सिस पे और करंट को y एक्सिस पे लेके हम एक ग्राफ प्लॉट करें तो बच्चों हमको क्या मिलता है कि स्ट्रेट लाइन। और ऐसे कंडक्टर जिनके लिए ग्राफ कैसा हो स्ट्रेट लाइन बच्चों क्या कहलाता है? वो ओमिक कंडक्टर। कुछ ऐसे भी कंडक्टर्स होते हैं जिनके लिए हम वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो बच्चों स्ट्रेट लाइन ना ऑब्टेंड होके कर्व ऑब्टेंड होता है। ऐसे सभी कंडक्टर क्या कहलाते हैं बच्चों? नॉन ओमिक कंडक्टर। आपको ध्यान है हमने बताया भी था कि दोस कंडक्टर विच ओबे ओम्स लॉ आर नोन एज ओमिक कंडक्टर, right? And those conductor which does not obey Ohm's law are known as non-ohmic conductor. आपको याद आ रहा होगा मैंने बताया था पीएन जंक्शन डायोड, ज़ैनर डायोड, ट्रांजिस्टर, इन सब के लिए जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं बच्चों तो स्ट्रेट लाइन नंबर के हमको कर्व ऑब्टेंड होता है। तो ये सब किसके एग्जांपल्स है? हमारे नॉन ओमिक कंडक्टर के, राइट? अब बच्चों इसके प्रूफ की जहां तक बात करें तो ध्यान से देखें, ये हमारा एक कंडक्टर है जिसका लेंथ कितना है बच्चों? L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? कैपिटल A। जब इन दोनों एंड्स के बीच में बच्चों हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो लोअर पोटेंशियल से और हायर पोटेंशियल की ओर क्या होते हैं? ड्रिफ्ट होते हैं। लेकिन उस कंडीशन में हम देखें तो इन दोनों एंड्स के बीच में तो बच्चों let us suppose this one is conductor of length L and area of cross section capital A and the number of electron per unit volume is small n. When potential difference is applied across the end of conductor, then electron will drift from lower potential to higher potential with drift velocity Vd. But that time the electric field which is produced inside the conductor or established inside the conductor is given by the formula E which is equals to V by L. तो बच्चों जब हम लोग इस कंडक्टर के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं तो इस कंडक्टर के अंदर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। हमने पढ़ा था पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी है? V by L. But due to this electric field all the electron will experience a force which is given by the formula. तो बच्चों इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब के सब एक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट E which is equals to F by E which is implies that F which is equals to E into E. That means the force experienced by the electron is F which is equals to E into E. तो क्लियर हो गया बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ऊपर जितने फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है कितना है? वो F which is equals to E into E. अब इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास में वैल्यूज है E which is equals to कितना था? V by L। यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट करें क्या मिलेगा बच्चों हमको बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2? F which is equals to V by L into E।
If small m with the mass of electron, then acceleration so produced in electron is given by, so we already know that by Newton's second law, F which is equals to m into a, that means the acceleration produced in electron F which is equal A which is equals to F by m है। अब बच्चों हमारे पास में F की वैल्यूज यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट करें तो क्या हो जाएगा, हमारे पास में A which is equals to V into E by Lm, right? Since potential difference is applied across the end of conductor, what will happen? Obviously all the electron will drift from lower potential to higher potential with drift velocity vt। तो बच्चों हमने बताया था कि जब इस कंडक्टर के एंड्स पर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर पोटेंशियल से और हायर पोटेंशियल की ओर क्या करते हैं बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं। अब हमारे पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो नहीं, तो उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग सिंपल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वी ऑलरेडी नो दैट v which is equals to u plus at। now here u, what is u? obviously initial velocity of electron कितना है बच्चों, 0, राइट। अब एक्सेलरेशन था हमारे पास, सब्सटीट्यूट कर दें तो नाउ हियर ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd which is equals to v into e by lm into tau. What is tau? It is known as relaxation time. That means the time taken by the electron in between two successive collision is known as relaxation time, and here this tau is average relaxation time। क्लियर है बच्चों? आपको ध्यान हो अपन लोगों ने पढ़ा था द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, याद आ रहा होगा आपको, क्या था? I which is equals to NEA VT है बच्चों। हमारे पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यूज आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें तो बच्चों हमारे पास में क्या आ जाएगा, I which is equals to NEA VE by LM into tau। इसको थोड़ा सा अरेंज करें तो आप देखेंगे फाइनली हमारे पास में आ रहा है आई विच इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ए वी इंटू टाउ अपॉन एल एम। बच्चों यहाँ से रेशोज आप निकाल लीजिए किसका, v बाय आई का। क्या मिलेगा बच्चों हमको, l इंटू एम अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। बच्चों अब जब हमने स्टेटमेंट बोला था तो आपको ध्यान, हमने क्लियर किया था इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर क्या क्या थी, लेंथ थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था और टेम्परेचर था। चूंकि किसी गिवन कंडक्टर के लिए लेंथ में कोई चेंज नहीं है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कोई चेंज नहीं है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, तो कितनी सारी चीजें बच्चों, एल कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट तो रिलैक्सेशन टाइम भी क्या है कांस्टेंट। व्हाट इज एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट। व्हाट इज एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट। व्हाट इज ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट। तो बच्चों ये जो पूरी टर्म है इसको हम एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं और उसी नए कांस्टेंट को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस पूरे को आपको ध्यान से देखो, हमने किससे, कैपिटल आर से रिप्लेस कर दिया। तो अगली स्टेप क्या होगी बच्चों हमारे पास में, v बाय आई विच इज इक्वल्स टू आर विच इज इंप्लाइज दैट v इक्वल्स टू आई इंटू आर। व्हाट इज दिस बच्चों, ओम्स लॉ। क्लियर हो गया बच्चों, ये है हमारा ओम्स लॉ। लेकिन जहां तक बात करें रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब वो कौन कौन से फैक्टर है जिसके थ्रू रेजिस्टेंस को हम वेरी करा सकते हैं, रेजिस्टेंस अफेक्टेड होता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। क्या है हमारे पास में, आर विच इज इक्वल्स टू एल एम अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। अब एम है, ई है ना, और एन है बच्चों, ये किसी कंडक्टर के लिए कांस्टेंट, सॉरी कंडक्टर के लिए एन कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और एम और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इसको रिप्लेस करें तो फाइनली आप देख पा रहे हैं हमारे पास में क्या आ रहा है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। दैट मीन्स व्हाट, कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो बच्चों किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर हम किसी एक ही वायर के लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, द रेजिस्टेंस ऑफ लॉन्ग वायर इज मोर देन दैट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ शॉर्ट वायर। तो मतलब जो लॉन्ग वायर है उसका रेजिस्टेंस शॉर्ट वायर के रेजिस्टेंस से क्या होगा, ज्यादा होगा। व्हाई इट इज सो, बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। सेकंड चीज ध्यान से देखिए बच्चों, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
तो अगर किसी कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिक्रीज करें तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। दैट मीन्स व्हाट, द रेजिस्टेंस ऑफ थिक वायर इज लेस देन दैट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ थिन वायर। तो बच्चों एक थिक वायर का जो रेजिस्टेंस है वो थिन वायर से क्या होता है, कम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आपके सामने आ रही बच्चों कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, एंड वी ऑलरेडी नो दैट रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दैट मीन्स व्हाट, कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को बच्चों जब हम इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये था बच्चों हमारा ओम्स लॉ एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। लेकिन कभी कभी किसी कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करें, है ना, या सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो इस तरह का ओम्स लॉ वो नहीं पूछते हैं। कभी कभी रीजनिंग क्वेश्चन में आता है कि डेराइव ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब अपने तो इसको कि कभी पढ़ा नहीं है तो अपने लिए बड़ा हॉरिबल होता है। कुछ नहीं करना है बच्चों, बहुत सिंपल सा चीज है, ओम्स लॉ को ही लेके चलते हैं, मतलब V इक्वल्स टू आई इंटू आर को ही लेके चलते हैं और उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उसी ओम्स लॉ को करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और कंडक्टिविटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। अब कैसे क्या है तो आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे प्रूफ किया है। ध्यान से देखिए, वी ऑलरेडी नो दैट बाय ओम्स लॉ V which is equals to I into R, right? And we already know that resistance directly proportional to length, inversely proportional to area of cross section, proportional हटाते हैं तो बच्चों क्या लगाया था अपन ने, resistivity, राइट? तो क्या हो गया अगली स्टेप में, V which is equals to I रो into L by A। कुछ नहीं करना है बच्चों, यहाँ से इन दोनों टर्म्स को इधर ले जाइए तो अगली स्टेप क्या होगी हमारे पास में, I बाय ए विच इज इक्वल्स टू V बाय रो इंटू एल। अब बच्चों आपको कुछ चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी, अब देखो ध्यान से देखना, पढ़ा था हमने करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी एंड पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। तो बच्चों देखो पुराने कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज में आ गए कि नहीं आ गए। तो व्हाट इज दिस करंट डेंसिटी, व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड व्हाट इज दिस कंडक्टिविटी। बच्चों ये तीनों चीजें आप यहाँ पे प्लेस कर दें तो फाइनली क्या मिल जाएगा बच्चों हमको, J विच इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। व्हाट इज दिस, वंस अगेन इट इज ओम्स लॉ। कई बार आता है किसी कंपटीशन एग्जाम में तो बच्चे बड़े सूझ नहीं पड़ता हमको कि ये क्या है। तो वंस अगेन याद रखना बच्चों, व्हाट इज दिस, अगेन इट इज ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बच्चों आज जाके ये जो हमारा चैप्टर था वो फाइनली कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप देखिएगा इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल और एक शीट मैं आपको और प्रोवाइड करूंगा।